हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आप देख रहे हैं परचम क्लासेस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 फेब के करंट अफेयर्स। तो 25 फरवरी के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो परचम के टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम से या फिर हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सेशन पसंद आता है, यूजफुल लगता है और लगता है कि यहाँ से पहले भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन फंसे और आने वाले समय में भी प्रोबेबिलिटी रखते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जिन भी बच्चों ने ईयर बुक को ऑर्डर किया था तो बहुत सारे बच्चों को हार्ड कॉपी पहुंच चुकी है और कुछ बच्चों को कुछ दिनों में हार्ड कॉपी रिसीव हो जाएगी। इसके अलावा सेकेंड स्लॉट की बुकिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आप में से कोई भी ईयर बुक की हार्ड कॉपी लेना चाहता है तो वो perchamstore.in पे विजिट करके प्री ऑर्डर दे सकता है। उनको हार्ड कॉपी जल्दी से जल्दी डिलीवर करने का काम किया जाएगा। ये जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक की लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई है। हमारी जो ईयर बुक है वो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में अवेलेबल है, तो आप किसी भी मोड में इस बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। इंपॉर्टेंट पर्सन के बाद बाकी सारी न्यूज़ को हम कवर करेंगे। अच्छा, वीडियो के लास्ट में शॉर्ट न्यूज़ और हेडलाइंस है। हेडलाइंस आपकी मदद करेंगी नोट्स को और अच्छे तरीके से बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, और फिर रिवीजन क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑफ द डे है। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ द डे वीडियो के एंड में भी आपको मिलेगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, और वीडियो के बीच में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो 2 प्रश्न आज आपको मिलने वाले हैं, दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के कैग। कैग क्या होते हैं? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू, या जिनको हम जीसी मुर्मू कहते हैं, वो हमारे देश के वर्तमान कैग हैं। ठीक है, तो कैग गिरीश चंद्र मुर्मू सिलेक्टेड एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ILO इन जेनेवा। ILO क्या होता है? आपका लेबर और इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसको ILO कहते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। 1919 में ILO का फॉर्मेशन किया गया था और यूनाइटेड नेशन इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के जरिए ILO का फॉर्मेशन किया गया था। तो ये तो बातें हो गई ILO के बारे में। तो ILO के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में किसे सिलेक्ट किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को सिलेक्ट किया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कितने समय के लिए? 4 सालों के लिए, 2024 से 27 तक, 2024 से 2027 तक के लिए 4 सालों के लिए कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जी को एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा का सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, ये जो फिलीपींस के सुप्रीम ऑडिटर इंस्टीट्यूट है उनको टेक ओवर करने का काम करेंगे। यहाँ पर बेसिकली 3 ऐसे इंस्टीट्यूट जिनकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, जिनको एक्सपीरियंस है सारे क्रिटिकल इश्यूज को सॉल्व करने का, तो ऐसे 3 सुप्रीम ऑडिटर इंस्टीट्यूट को ILO ने सिलेक्ट किया है, जिसमें से एक भारत है। भारत के अलावा कनाडा और UK के भी आपके ऑडिटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, तो इंडिया, कनाडा एंड द UK। क्लियर हो गया। तो 4 सालों के लिए जो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू है, जीसी मुर्मू है, वो ILO के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में काम करेंगे 2024 से 27 तक। इसके अलावा हमारे जो कैग हैं अभी कई सारी पोजीशंस पे ऑलरेडी एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2020 से 2023 तक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2020 से 2025 तक। तो आप इस लिस्ट को भी चाहे तो याद कर सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं हम यहाँ पे अजय बंगा के बारे में। अजय बंगा जी बेसिकली पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और ये फॉर्मर मास्टर कार्ड के CEO भी रहे हैं। ठीक है, इन्हें जो बिडेन, जो कि USA के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा वर्ल्ड बैंक का लीड नॉमिनेट किया गया है। ओके, सो फॉर्मर मास्टर कार्ड CEO अजय बंगा नॉमिनेटेड टू द लीड वर्ल्ड बैंक। मास्टर कार्ड के पूर्व CEO अजय बंगा को लीड वर्ल्ड बैंक के लिए नॉमिनेट किया गया है। और ये नॉमिनेशन जो है वो किसने दिया है? तो USA के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने इनका नाम नॉमिनेट किया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पहले इंडियन ऑरिजिन हो जाएंगे, पहले इंडियन बॉर्न पर्सन होंगे जिनको वर्ल्ड बैंक के लीड करने के लिए नॉमिनेट किया गया हो। ठीक है, ये डेविड मालपास को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था डेविड मालपास ने अपने टेन्योर खत्म होने से पहले रेजिग्नेशन की घोषणा कर दी थी। ठीक है, इन्होंने ग्लोबल चैलेंजेस फेस करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी है और क्लाइमेट चेंज के कई सारे इशू को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने का काम किया है। प्रेजेंटली ये वाइस चेयरमैन है प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक के, और अब इन्हें नॉमिनेट किया गया है वर्ल्ड बैंक को लीड करने के लिए। किसने नॉमिनेट किया है? USA के प्रेसिडेंट ने किया है। नाम क्या है? अजय बंगा, जो कि मास्टर कार्ड के फॉर्मर CEO भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। यहाँ पर अवार्ड की लिस्ट आप देख सकते हैं, जूरी मेंबर है ये, बाकी आप लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे 2 लोगों के नाम बस आपको याद रखने हैं। एक है यहाँ पे सजन जिंदल, JSW ग्रुप के चेयरमैन है।
साजन जिंदल, जिनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के लिए सिलेक्ट किया गया है। वही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए केपी सिंह को सिलेक्ट किया गया है। केपी सिंह जो है वो डीएलएफ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, डीएलएफ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आइए हम डीएलएफ ग्रुप के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे सज्जन जिंदल को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, ये चेयरमैन है JSW ग्रुप के। मैन ऑफ स्टील बोला जा सकता है इनको। इनकी जो प्रेजेंस है वो स्टील, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंट की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी। इनको ये अवार्ड जो है वो जून 2023 में अवार्ड जो है इनको दिया जाएगा मॉन्टे कार्लो में। इसके अलावा केपी सिंह जो कि चेयरमैन है डीएलएफ ग्रुप के, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। डीएलएफ ग्रुप जो है वो बेसिकली दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन 1946 में हुआ था। नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है और कई सारे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन करने का काम इन्होंने डीएलएफ ग्रुप ने किया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। एक और फॉरेन कोच अपॉइंट किए गए हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इंडियन बॉक्सिंग टीम के नए कोच हमको मिल गए जिनका नाम है दिमित्री दिमित्रुक। ठीक है, दिमित्री जी जो है, दिमित्री अपॉइंटेड एज द न्यू कोच ऑफ इंडियन बॉक्सिंग टीम। इंडियन बॉक्सिंग टीम के नए कोच, इनको 2 सालों के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाया गया है। आने वाले 2 सालों तक इंडियन बॉक्सिंग टीम के कोच जो है वो दिमित्री जी रहेंगे, जो कि जिनको अपॉइंटमेंट बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। ये इनका अगर हम करियर देखते हैं तो इन्होंने कई सारे वीमेन एंड मेंस बॉक्सर के साथ काम किया है, उनके कोचेस के साथ काम किया है। अगर हम बात करते हैं मेंस चीफ कोच CA कुरप्पा और वीमेंस हेड कोच भास्कर भट्ट के साथ भी इन्होंने काम किया है। इनको 12 साल से ज़्यादा आयरलैंड की टीम को कोच करने का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो इसलिए इन्हें जो है वो भारत की बॉक्सिंग टीम का कोच अपॉइंट किया गया है। ठीक है, रिसेंट में हुई अपॉइंटमेंट से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन और आसान हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कार्लोस अल्कराज के बारे में। कार्लोस अल्कराज कौन है? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। क्या खेलते हैं? ये टेनिस खेलते हैं। ये टेनिस खिलाड़ी है। साथ ही साथ अभी इनकी रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 2 चल रही है। ओके, तो वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी, स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज, इन्होंने अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023 जीत लिया है। तो अर्जेंटीना ओपन टाइटल कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अभी लगभग 19-20 साल के हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट रैंक्ड विनर बन गए हैं टूर्नामेंट के। इसके पहले जो कैस्पर रूट थे, जिन्होंने 2020 में इस कंपटीशन को जीता था, उस समय वो यंगेस्ट थे, उस समय वो 21 साल के थे और ये अभी 19-20 साल के बताए जाते हैं। अच्छा, इसके पहले अगर बात करते तो स्पेन के खिलाड़ी 2015 में राफेल नडाल के बाद अभी पहले स्पेन के खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023 को अपने नाम किया है। कार्लोस अल्कराज इनका नाम है। इन्होंने कैमरून नोरी को फाइनल में डिफीट करने का काम किया है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है राजेश राय। ये कौन है? राजेश राय है जिन्हें CMD बनाया गया है ITI का। ITI मतलब इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। ठीक है, तो राजेश राय अपॉइंटेड न्यू CMD ऑफ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली इनकी अपॉइंटमेंट की गई है राजेश राय जी की, और ये नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री के फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। कितने सालों के लिए चुना गया है इनको? 5 सालों के लिए चुना गया है। इसके पहले ये जनरल मैनेजर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसको हम MTNL कहते हैं, उसमें भी काम कर रहे थे। अगर ITI मतलब इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। बेंगलुरु में इसका ऑफिस है और कई सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपको इसकी देखने को मिल जाएंगी। गवर्नमेंट ओन कंपनी है ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। 1948 में इसका फॉर्मेशन किया गया था और इसी के CMD जो है वो राजेश राय जी को अपॉइंट किया गया है। आइए अगले खिलाड़ी के ऊपर हम चर्चा करते हैं, जो है स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी जिनका नाम है सर्जियो रामोस। इन्होंने भी इंटरनेशनल जो हमारे फुटबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं उससे रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो स्पेन फुटबॉलर प्लेयर सर्जियो रामोस अनाउंस रिटायरमेंट। स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी सर्जियो रामोस ने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। इन्होंने अगर बात करते हैं तो स्पेन की जो नेशनल टीम में अपना डेब्यू किया था, पहला जो मैच खेला था वो 2005 में खेला था। लगभग 180 इंटरनेशनल मैचेस इन्होंने खेले हैं। इसके अलावा स्पेन की जो स्क्वाड ने 2010 में वर्ल्ड कप जीता था और यूरो चैंपियनशिप को जीता था 2012 में, उस टीम के भी ये मेंबर रहे थे। अब हुआ क्या है, जो चीफ कोच है फुटबॉल टीम की स्पेन के, उन्होंने इनका नाम ड्रॉप कर दिया, तो इनको टीम में लेने से मना कर दिया, जिसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि सर्जियो रामोस का जो रिलेशन है वो फुटबॉलर है और स्पेन के खिलाड़ी है। बस 2 बातें आपसे पूछी जाएंगी। चलिए अगली पर्सनालिटी के बारे में हम बात करते हैं। क्लासिकल डांस लीजेंड
कनक रेले पास्ड अवे। कनक रेले, इनका रिलेशन एक क्लासिकल डांसर है और इनका रिलेशन मोहिनी अट्टम था। किससे था? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म के लिए जानी जाती थी कनक रेले। ये क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से एसोसिएट होता है, तो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं, इसलिए इनका नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है, कनक रेले, जिनका निधन हो गया है। क्लासिकल डांसर थी, मोहिनी अट्टम के लिए जानी जाती थी और इन्होंने नालंदा डांस रिसर्च सेंटर, नालंदा डांस रिसर्च सेंटर और नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय जैसे इंस्टीट्यूट, रिसर्च डांस इंस्टीट्यूट जो है उनको सेटअप करने का काम किया था। मुंबई में 1973 में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय को इन्होंने ओपन किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको कई सारे सम्मान दिए गए हैं, जैसे कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1994 में मिला था, पद्म भूषण अवार्ड इनको 2013 में दिया गया था, पद्मश्री अवार्ड इनको 1989 में दिया जा चुका है, MS सुब्बालक्ष्मी अवार्ड, कालिदास सम्मान जैसे कई सारे अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इनका नाम याद रखना है, कनक रेले। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस डांस फॉर्म से एसोसिएटेड थी, तो आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड बुक फेयर के बारे में। नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा और हमारी जो बुक ट्रस्ट होती है नेशनल बुक ट्रस्ट, उनके साथ मिलके वर्ल्ड बुक फेयर की शुरुआत हो चुकी है। 25 फरवरी से 5 मार्च तक जो है वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन किया जाना है प्रगति मैदान नई दिल्ली में। और यहाँ पर जो हमारी पार्टनर कंट्री है वो कौन सी है? फ्रांस है। गेस्ट कंट्री, सॉरी गेस्ट कंट्री कौन सी है? तो आप फ्रांस यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा मिलकर वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। इसको इनॉग्रेट करने का काम हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने किया है और इसकी थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। और गेस्ट कंट्री कौन सी है? फ्रांस है और ये 31st एडिशन है। अगर हम नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन के बारे में बात करते हैं तो प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा, प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा जो है वो NBT के चेयरमैन है। चलिए अगले एक इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे हम, ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023। ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023, जिसको पब्लिश करने का काम वाइल्ड शील्ड ने किया है। किसने किया है? वाइल्ड शील्ड, जो कि एक पॉलिसी एडवाइजरी फर्म है। इन्होंने 136 कंट्रीज का सर्वे किया। उनके अलग अलग पैरामीटर थे कि ग्रीन इकोनॉमी में ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के लिए कौन काम कर रहा है, पैंडेमिक ने किसने काम किया, टेक्नोलॉजी के फील्ड में कौन काम कर रहा है, ऐसे अलग कई सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए 136 कंट्रीज का सर्वे किया और यहाँ पे ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स वाइल्ड शील्ड के द्वारा पब्लिश की गई। कहाँ पे पब्लिश की गई है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान इसको यहाँ पे पब्लिश किया गया। टॉप पर कौन है? टॉप पर आप देखेंगे डेनमार्क है। डेनमार्क की रैंकिंग फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नेदरलैंड और सिंगापुर आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर भारत की रैंकिंग के बारे में बात करते हैं तो भारत की रैंकिंग 65 है। वहीं भारत का जो पड़ोसी है पाकिस्तान, उनकी रैंकिंग 97 आपको मिल जाएगी। अगर रीजन के हिसाब से भी इन्होंने देखो, कंट्री की रैंकिंग हो गई कि डेनमार्क फर्स्ट है, भारत की रैंकिंग हो गई 65, पाकिस्तान की 97। अब इन्होंने रीजन जो होते हैं जैसे कि नॉर्थ अमेरिका या मिडिल ईस्ट का रीजन है, साउथ अमेरिका का रीजन है, तो इस रीजन के हिसाब से भी इन्होंने रैंकिंग की है। तो रीजनल पोजीशन देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे टॉप पर है, फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे यूरोप है और थर्ड नंबर पे ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे NTPC रैंक्ड एज द टॉप इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। NTPC को शीर्ष स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के रूप में शामिल किया है। अभी ग्लोबली S&P ग्लोबल कम्युनिटी इनसाइट टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग को पब्लिश किया गया, जिसमें टॉप किसने किया है? NTPC ने किया है। 4 की पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए ये रैंकिंग पब्लिश की गई, जिसमें असेट, इनका रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है, रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट कितना है ना, इन 4 पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए इस रैंकिंग को पब्लिश किया गया, जिसमें NTPC ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी बन गई है फर्स्ट नंबर की। भारत में अगर बात करते हैं 24%, भारत में 24% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम जो है वो NTPC करती है। सो NTPC contribute 24% of the total electricity produced in India। साथ ही साथ NTPC का टारगेट है कि 2032 तक, 2032 तक इनके पोर्टफोलियो में 50% जो होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी। रिन्यूएबल एनर्जी पे ये लोग काम कर रहे हैं और नीति आयोग के साथ इनका मर्जर है। नीति आयोग का जो टारगेट है ना कि नेट कार्बन एमिशन को आपको जीरो करना है, तो उसमें ये सहयोग कर रही हैं। इनका 2032 तक का टारगेट है कि 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हमको यहाँ पर प्रोड्यूस करनी है। NTPC के बारे में ये बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन
हो गया है उत्तर प्रदेश की ब्रॉड गेज में। इंडियन रेलवे अचीव अ सिग्निफिकेंस माइलस्टोन विद इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एंटायर ब्रॉड गेज नेटवर्क इन उत्तर प्रदेश। तो भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश में पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण करने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पे सारी जो ब्रॉड गेज है वो आपकी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इनमें कर दिया गया है। ठीक है, पूरी न्यूज़ को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है वो है सुभागपुर पंचपेरवा ब्रॉड गेज रूट नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में ये कंप्लीट हो गया और उत्तर प्रदेश यहाँ पे पूरा के पूरा यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। अभी तक इंडियन रेलवे ने हमें बताया है कि उसने 6 जोनल रेलवे में पूरा कंप्लीट जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो कर दिया है। वो 6 रेलवे जोन कौन से हैं? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जहां पर फुली इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। तो छोटा सा आपसे के लिए क्वेश्चन ये है कि इंडियन रेलवे के अभी प्रेजेंटली कितने जोन हैं, है ना? 17 है, 18 है, 19 है या 20 है? तो वो बात आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडियन रेलवे के प्रेजेंटली कितने जोन हैं। ओके, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। चलिए अगली बात करते हैं। मुंबई के चर्च गेट का नाम चेंज कर दिया गया है। मुंबई चर्च गेट जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके हमारे भारत के पहले आरबीआई गवर्नर के नाम पर रख दिया गया है और ये अनाउंसमेंट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा की गई है। तो मैं आपको बता दूं इंडिया के पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे और सीडी देशमुख जी मुंबई महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते थे बेसिकली, इसलिए उनके नाम पर ही चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम जो है उनके नाम पर रख दिया गया है। तो रिसेंटली महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है और चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख जी के नाम पे रखा जाएगा, जो कि पहले गवर्नर थे आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इन्हें कई सारे सम्मान भी दिए जा चुके हैं सीडी देशमुख को, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1944 में इनको नाइट का टाइटल दिया था। भारत रत्न सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा सका है 1959 में। ठीक है, अब कौन थे सीडी देशमुख जी? तो सीडी देशमुख जी एक बहुत ही शानदार इकोनॉमिस्ट थे। इनका जन्म 1896 में मराठी फैमिली या महाराष्ट्रियन फैमिली में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में हुआ था। फिर इन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की और पहले इंडियन गवर्नर आरबीआई के बनते हैं ब्रिटिश राज के समय 1943 में। फिर इन्होंने यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी संभालने का काम किया था 1950 से 1956 तक। इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री के काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की जब मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग में भी भारत को रिप्रेजेंट करने का काम किया इनके फॉर्मेशन के समय। ठीक है, तो ये थे सीडी देशमुख जी जिनके नाम पर चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आज की हमारी न्यूज़ थी। अंत में बात करते हैं दो छोटी सी शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। हमारे जो मिनिस्टर है यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने 3 दिन का ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित किया है। 24 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं जो आईपीएल होना है हमारा 2023 में। तो 2023 का जो आईपीएल होना है उसमें जो सनराइजर हैदराबाद की टीम है उन्होंने अपने कैप्टन साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर एडन मार्करम को अपॉइंट किया है। तो याद रखेंगे एडन मार्करम जो है वो दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर है जिन्हें सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल 2023 के लिए कप्तान के रूप में चुना है। तो ये नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है। ओके, सो आज हमने ये बातें डिस्कस की हैं। पहले मैंने आपको बताया कि मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम आरबीआई के पहले गवर्नर के नाम पे रखा जाएगा। अगली बात बताई है कि उत्तर प्रदेश का जो रेलवे नेटवर्क है ब्रॉड गेट वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई हो गया है। फिर एनटीपीसी जो है उसने टॉप किया है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में। क्लासिकल डांसर कनक रेले इनका निधन हो गया है ना। फिर स्पेन के फुटबॉल प्लेयर है सर्जियो रामोस, इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। राजेश राय इन्हें सीएमडी बनाया गया है आईटीआई का। कार्लोस अल्कराज जो है इन्होंने अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023 जीता है। दिमित्री दिमित्रुक जो है इन्हें इंडियन बॉक्सिंग टीम का नया कोच अपॉइंट किया गया है। फिर ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए साजन जिंदल को चुना गया है। ठीक है, मास्टर कार्ड के फॉर्मर सीईओ अजय बंगा जी को नॉमिनेट किया गया है टू लीड वर्ल्ड बैंक। फिर हमारे जो कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू उन्हें सेलेक्ट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द आईएलओ इन जेनेवा। तो ये बातें आज हमने डिस्कस की थी। अंत में बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क नितिन गडकरी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन कहां पर रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में रखा गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस राज्य में ताज महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो आंसर हो जाएगा आगरा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आईटीआई के सीएमडी किसे अपॉइंट किया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट है ये, तो राजेश राय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर है अर्जेंटीना ओपन टाइटल किसने जीता है? तो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कौन है? कार्लोस अल्कराज ने इसको जीता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स
इस पुस्तक को रिसेंटली लॉन्च किसने किया है? तो जेपी नड्डा ने किया है। किसने किया है? जेपी नड्डा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली 50 मीटर राइफल मेंस इंडिविजुअल में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो 50 मीटर में गोल्ड मेडल इजिप्ट में हो रहे आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में किसने जीता है? 4 नाम आपको दिख रहा है, सही नाम आप हमें कमेंट में बताइएगा। कल की न्यूज़ है, कल ही हमने इसको डिस्कस किया था। तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, दोनों प्रश्नों के आंसर कमेंट में देना, सही आंसर भी आपको वही मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।